हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जूलॉजी की। और जूलॉजी में जो टॉपिक हैं आपके, वो टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं। यहाँ से समझो 6 से 8 मार्क्स जो आपके हैं वो इस वीडियो में आज आपके पक्का हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपको पढ़ना है मधुमक्खी पालन पढ़ना है, रेशम कीट पढ़ना है और दीमक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको? ये 3 टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है मधुमक्खी और दूसरा पढ़ना है आपको रेशम कीट और तीसरा पढ़ना है आपको दीमक। रेशम कीट और तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपको दीमक। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी चल रही है। ठीक है, और ये आज 7 चैप्टर है आपका। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आपका पक्षी वर्ग चलेगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन है, सबसे पहले उन्हें देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है भद्दा देखें, लेकिन आप जूम करके भी देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो और 360 पे भी करके आप देख सकते हो वीडियो के लिए। देखो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का, पहला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है काकरोच में। आपका आंसर हो जाएगा काकरोच। नेक्स्ट है काकरोच में हीमोफिलिक में श्वसन बढ़क होता है। तो हीमोफिलिक में श्वसन जो बढ़क होता है वो अब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है। तो जो श्रम विभाजन है वो मधुमक्खी के अंदर देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? मधुमक्खी में। नेक्स्ट है रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है? तो जो रॉयल जेली है इसका स्त्रावण जो होता है वो मधुमक्खी से होता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। रोजाना वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी सेंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा जंतुओं में श्वसन अंग है। तो आर्थ्रोपोडा जो जंतु है उसमें जो श्वसन अंग है वो क्या है? तो श्वसन अंग जो है वो ट्रैकिया है। किसमें है? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, हीमोफिलिक किस प्राणी में पाया जाता है? तो जो हीमोफिलिक पाया जाता है वो पाया जाता है काकरोच में। किसमें? काकरोच में। मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एपिस इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टे की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्टार लगाओ, क्वेश्चन बेहतरीन है। तिलचट्टे की लार में पाया जाता है एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इस पर आप स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 लाभदायक कीटों के नाम बताओ। तो 2 लाभदायक कीटे जो लाभदायक कीट है उनके नाम बताने हैं। तो एक हो जाएगा आपका, ये देखिए हानिकारक की बात कर रहा हूँ, पहले मैं हानिकारक बता दे रहा हूँ फिर लाभदायक बता दूंगा। यहाँ पे देखो 2 लाभदायक कीटों के नाम पूछ रहा है, तो लाभदायक कीटों में बता देना आप मधुमक्खी और रेशम कीट। ठीक है, इसके बाद 2 हानिकारक कीटों के नाम पूछे तो हानिकारक में बता देना आप दीमक और टिड्डी। दीमक और टिड्डा जो है या टिड्डी जो है वो क्या है? हानिकारक कीट है। और जो लाभदायक कीट है वो मधुमक्खी और आपका दूसरा जो है रेशम कीट बताना है आपको। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फील पाव रोग का कारक कौन सा होता है? तो जो फील पाव कारक रोग का कारक है वो है ब्यूचेरिया। क्या है? ब्यूचेरिया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मधुमक्खी में किस प्रकार का मुखांग पाया जाता है? तो मधुमक्खी के अंदर मुखांग जो है वो पुष्पों का रस चूसने के लिए उपयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है मस्का नेबुलो। क्या है? मस्का नेबुलो। मस्का नेबुलो। नेक्स्ट है 2 सामाजिक कीटों के नाम। तो हो जाएगा आपका मधुमक्खी और दीमक। क्या है? सामाजिक कीट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई सहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। तो जो सहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बॉक्स मोराई। क्या हो जाएगा? बॉम्बॉक्स मोराई। अगला क्वेश्चन है टसर रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो टसर रेशम कीट का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एंथेरिया पैफिया। एंथेरिया पैफिया। दोस्तों, बल लाइनर वाले जो क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण बताओ।
क्या पूछेगा, संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण। तो पहला लक्षण आपको क्या लिखना है, सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। सिर पर क्या होता है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है शरीर पर खंडयुक्त उपांग पाए जाते हैं। क्या है, शरीर पर क्या है, खंडयुक्त उपांग है। तीसरा पॉइंट है यह एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, यह एकलिंगी होते हैं। यानी जो आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण हैं वो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ। 4 अंक का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या पाया जाता है, श्वसन के समय श्वसन जो है वो गिल्स ट्रेकिया द्वारा होता है। यानी जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर का जो भी कीट आते हैं उनमें जो श्वसन है वो गिल्स और ट्रेकिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण जो है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का, फाइलम, आपका जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसमें जो रक्त संचरण तंत्र है वो किस प्रकार का, खुले प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर पर खंडयुक्त उपांग पाए जाते हैं। शरीर पर क्या है, खंडयुक्त उपांग पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का है और बिल्कुल सिंपल वाले पॉइंट मैंने लिए हैं, सारे आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी का 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस मत कीजिए। ठीक है, तो समझिए थोड़ी सी डिटेल पहले, इसके बाद हम चलेंगे लाइफ साइकिल की ओर। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है मधुमक्खी। क्या है, मधुमक्खी। यानी ये छत्ते में रहती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या समझा आपने, जो मधुमक्खी है वो छत्ते में रहती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकंड पॉइंट समझो, मधुमक्खियाँ फूलों का रस ढूंढती हैं और बच्चों का पालन करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस ढूंढती हैं और बच्चों का क्या करती हैं, पालन करती हैं। नर मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, मधुमक्खी रस मिलने का पता नृत्य करके बताती हैं। यानी जो नर मधुमक्खी होती है वो कोई भी काम नहीं करती है, जबकि मधुमक्खी को जब रस का पता चलता है तो वो डांस यानी नृत्य करके बताती है दूसरी मधुमक्खी के लिए। अगला पॉइंट है, मधुमक्खियाँ आपस में नृत्य के संवाद करती हैं। यानी जो मधुमक्खियाँ हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, किसके माध्यम से, नृत्य के द्वारा। इस प्रकार मधुमक्खियों में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर उसमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का व मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो है अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यानी जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो अंडे देने का जो अच्छा समय है वो है आपका मधुमक्खी पालन का जो समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालने के लिए चीनी का मीठा घोल बनाते हैं। यानी मधुमक्खी पालने के लिए चीनी पानी का मीठा घोल बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए लीची के बाग का प्रयोग करते हैं। किसके बाग का, लीची के बाग का प्रयोग करते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। इस प्रकार से आगे समझिए मधुमक्खी के प्रकार। ठीक है, मधुमक्खी के प्रकार को समझिए। चलो, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है उसको देखो, यहाँ पे समझो आप। देखो पहली जो है वो है भारतीय मधुमक्खी। भारतीय मधुमक्खी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एपिस इंडिका, ये आपको रटना है 100%। दूसरा है चट्टानी मधुमक्खी। जो चट्टानी मधुमक्खी है इसका है एपिस डॉर्सेटा। क्या है, एपिस डॉर्सेटा। नेक्स्ट है छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एपिस फ्लोरिया। क्या है, एपिस फ्लोरिया। नेक्स्ट है यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी। इसका जो नाम है जंतु वैज्ञानिक वो है एपिस मेलिफेरा। क्या है, एपिस मेलिफेरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आप इसको भी पॉइंट को देख लो। स्लाइड ये आगे पीछे हो गई है। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका महत्व समझो, मधुमक्खी का महत्व क्या है। देखो जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी छत्ते से क्या करती है, मधुमक्खी जो छत्ते से शहद तथा मोम प्राप्त करती है। क्या करती है, शहद और मोम। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसमें, परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आता है कि भाई शहद का उपयोग। तो शहद का उपयोग थोड़ा सा समझो। देखो ये भूख बढ़ाने वाला होता है। क्या है, जो शहद है ये भूख बढ़ाने वाला होता है। अन्न भोज्य पदार्थों के पाचन में भी सहायक होता है। शहद का उपयोग अनेक प्राकृतिक प्रसाधनों में भी किया जाता है। यानी शहद का जो यूज होता है वो प्राकृतिक प्रसाधन में भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मधुमक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगली स्लाइड क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये स्लाइड थी, ये आगे पीछे हो गई थी। चलो मधुमक्खी के बारे में थोड़ा सा भी यहाँ पे समझो। हमारा टॉपिक क्या था? मधुमक्खी। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में देखो क्या है भाई, जो संघ है इसका वो आर्थ्रोपोडा है, यानी जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। वर्ग यानी जो क्लास है इसका वो क्या है? कीट है। ठीक है, गण यानी ऑर्डर जो है वो हाइमेनोप्टेरा है। वंश यानी इसका जो वंश है वो एपिस है। जाति जो है वो इंडिका है। इसी प्रकार से इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम बन गया वो बन गया एपिस इंडिका। जंतु वैज्ञानिक नाम क्या बन गया? एपिस इंडिका। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके लक्षण पूछे जाते हैं, इसके करैक्टर पूछे जाते हैं, तो लक्षण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग है हमारी लक्षण। क्या है भाई? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मुख में उपांग पाए जाते हैं, मुख में क्या होता है? उपांग पाए जाते हैं। समाज में क्या है? समाज में देखो यहाँ पे रानी मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी होती है और नर मक्खी होती है। 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती हैं, रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और नर मक्खी। अगला पॉइंट समझो। मादा के उदर के अंत में विषैला डंक होता है। क्या है? मादा के उदर के अंत में क्या होता है? एक विषैला डंक होता है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, यह एक सामाजिक कीट है। कैसा कीट है? ये एक सामाजिक कीट है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है ये पूर्ण कायांतरण होता है। क्या है? पूर्ण कायांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शरीर जो है, इसका शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। किसमें? सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है मुख में उपांग पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मुख में उपांग पाए जाते हैं। ये लक्षण थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये समझिए, इस पॉइंट को और समझो आप। इसके बाद अपन चलेंगे इसकी लाइफ साइकिल पे। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो अगला पॉइंट जो है, मधुमक्खी का जीवन चक्र जो होता है वो 12मासी होता है। मधुमक्खी का जीवन चक्र कैसा होता है? 12मासी होता है। प्रत्येक कॉलोनी में 3 वयस्क जातियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में 3 वयस्क जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? देखो रानी मक्खी होती है, एक ड्रोन मक्खी होती है, नर मक्खी होती है, नर ड्रोन होता है, और होता है मादा श्रमिक। क्या होता है? मादा श्रमिक, यानी नर मक्खी, नर ड्रोन, मादा श्रमिक। जो रानी मक्खी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडा देने का काम करती है, अंडे देती है। नर ड्रोन जो होता है वो संभोग करता है। नर ड्रोन क्या करता है? संभोग करता है। कब करता है? वो उड़ते समय संभोग करता है। मादा श्रमिक जो होती है वो गैर प्रजनन करने वाली मादा श्रमिक मक्खी है। क्या है? गैर प्रजनन करने वाली मादा श्रमिक मक्खी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसकी लाइफ साइकिल की ओर। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल के बारे में समझिए। लाइफ साइकिल के बारे में समझो। देखो जीवन चक्र, जीवन चक्र में क्या है भाई? देखो सबसे पहले क्या है लाइफ साइकिल में? अंडा है, फिर लार्वा, अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा, लार्वे से क्या बनेगा? प्यूपा, प्यूपा से क्या बनेगा? वयस्क कीट। ये 4 स्टेप में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये स्लाइड आप देखो। यहाँ पे देखो अंडा है, ठीक है, अंडा से क्या निकलेगा? लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपे से एडल्ट यानी मक्खी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। ये क्या है? मधुमक्खी की लाइफ साइकिल है। ये आपको लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र है, इसका आपको डायग्राम पेपर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा इसमें, देखो मैंने ये पॉइंट बताए हैं। पूरा जीवन चक्र है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अंडा, इसके बाद लार्वा, इसके बाद प्यूपा, इसके बाद वयस्क कीट। यानी सबसे पहले अंडे होंगे, अंडे से लार्वा निकलेगा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क कीट। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे है देखो मधुमक्खी। ठीक है, क्या है? मधुमक्खी। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि बड़ा आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखो मधुमक्खियाँ तथा रानी मधुमक्खी में मैथुन उड़ते समय होता है। मैथुन के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। यानी जो मधुमक्खी है और जो रानी मधुमक्खी है, इसमें जो मैथुन होता है ना वो उड़ते समय होता है। ठीक है, और मैथुन के बाद जो नर मक्खी है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सेकंड पॉइंट समझो। सेकंड पॉइंट है रानी मधुमक्खी जीवन में केवल एक बार मैथुन करती है। यानी पूरे अपने जीवन में जो रानी मक्खी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मैथुन करती है। अगला पॉइंट है मैथुन के बाद रानी मधुमक्खी छत्ते में अंडे देती रहती है। यानी मैथुन
के बाद रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती रहती है, किसमें? मधुमक्खी छत्ते में। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो यहाँ पे दे रखा है ऊपर की साइड। चौथा पॉइंट देखो यहाँ पे, ये स्लाइड आ गई है आपकी, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो जो रानी मधुमक्खी है वो सिरमिक शाही कोष्ठ में एक निषेचित अंडा तथा जो नर कोष्ठ है वो एक अनिश्चित अंडा अनिषेचित अंडा देती है। इस पॉइंट को फिर से समझो। रानी मधुमक्खी सिरमिक तथा शाही कोष्ठक में एक क्या करती है? निषेचित अंडा तथा नर कोष्ठ में एक अनिश्चित अंडा देती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अंडों में लार्वा बनता है, लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। क्या है? अंडों में जो है वो लार्वा बनता है, लार्वा क्या है? प्यूपा में बदल जाता है। अगला पॉइंट है निषेचित अंडों से सिरमिक रानी मक्खी और अनिश्चित अंडों से नर मधुमक्खियाँ बनती हैं। यानी जो निषेचित अंडा होता है उनसे सिरमिक मक्खी तथा रानी मक्खी, और जो अनिषेचित अंडा होता है उनसे नर मधुमक्खियाँ बनती हैं। अगला पॉइंट है प्यूपा कायांतरण द्वारा पूर्ण कीट का विकास करता है। यानी जो प्यूपा है वो कायांतरण द्वारा क्या है? पूर्ण कीट का विकास करता है। लगभग मधुमक्खी के बारे में आपने कंप्लीट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम दीमक, इसके बाद पढ़ेंगे अपन उसकी साइड चलेंगे, रेशम कीट की साइड। चलिए दीमक के बारे में समझो थोड़ा सा। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? दीमक है। तो देखो यहाँ पे जो दीमक है ना, दीमक लकड़ी खाने वाले छोटे सफ़ेद कीट होते हैं। ये देख रहे हो, ये दीमक के कीट है। क्या है? दीमक के कीट है, ठीक है। तो जो दीमक होता है वो लकड़ी को खाने का काम करते हैं। लकड़ी के फर्नीचर और घरों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जो लकड़ी के फर्नीचर जो होते हैं आपके, जैसे डबल बेड है, सोफ़ा है, ठीक है, ये लकड़ी वाले जो होते हैं उनमें भी ये कीट जो है छेद वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये नमी वाली जगहों पर पनपते हैं, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पे ये पनपते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो सेलुलोज है, स्टार्च है और शर्करा है। क्या है? सेलुलोज, स्टार्च और शर्करा। इसके बाद आगे समझो। इससे बचने के लिए लकड़ी के सामानों पर पॉलिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारा जो सामान है वो नमी वाले स्थानों पर रखा हुआ है और आप चाहते हो कि दीमक से बचा जाए, तो लकड़ी के ऊपर क्या करना चाहिए? पॉलिश कर देनी चाहिए। चाहे वो दीवार में लगी खिड़कियां हो, चाहे विंडो हो लकड़ी के, चाहे फिर आपका मेन गेट ही क्यों ना हो, ठीक। और दीवारों के दरारें भरवानी चाहिए। इनके इलाज के लिए घरेलू उपाय जैसे करेले के रस का प्रयोग, किसका? करेले के रस का प्रयोग करना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखो दे रखा है बोरेक्स का उपयोग किया जाता है इसे रोकने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपके फर्नीचर वगैरह में दीमक ना लगे। तो ये दीमक वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इस स्लाइड को भी देख लीजिए, ये स्लाइड भी अच्छी स्लाइड है, ठीक। ये क्या कह रहा है? कृषि में लाभदायक कीट। तो कृषि में देखो लाभदायक कीट क्या हैं? कीट परागण में सहायक होते हैं। यानी जो आपकी फसल है, फसल जो होती है उनमें जो कीट हैं वो परागण में सहायक होते हैं, जैसे भौरे, मधुमक्खी, तितलियां, पतंगे आदि। अनेक की सेकंड पॉइंट है, अनेक कीट आर्थिक महत्व के भी होते हैं। जैसे रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है और लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। तो ये स्लाइड भी अच्छी स्लाइड थी। अगला पॉइंट देखो, आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से। इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेशम कीट के बारे में थोड़ा सा समझो। रेशम कीट भी पेपर में खूब पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग है रेशम कीट। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, देखिए आपके जो क्लास 12 एग्रीकल्चर के जो हैं वो 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक फ्री वाला है, दूसरा पेड वाला है। तो आप पेड वाले ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF, नोट्स, सभी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं और सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड वहाँ पे कराया जाता है। रेशम कीट देखो, रेशम कीट लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबा पंखयुक्त एकलिंगी कीट होता है। कैसा होता है? पंखयुक्त एकलिंगी कीट होता है, ठीक है। इसका शरीर वक्ष तथा उदर में बटा होता है। सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये बात आपको याद ही हो गई होगी, अब कई बार पॉइंट आ गया है। सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है।
वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे तथा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। वक्ष जो होता है वो 3 खंडों तथा उदर है अनेक खंडों में बटा होता है। पेपर में खूब जम के क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्ष जो होता है कितने खंडों में बटा होता है। तो जो वक्ष है वो 3 खंडों में बटा होता है और जो उदर है वो अनेक खंडों में बटा होता है। अब देखो यहाँ से चलेगी लाइफ साइकिल की प्रोसेस। तो भैया लाइफ साइकिल की प्रोसेस कैसे चलेगी? सबसे पहले जो हेडिंग आएगी आपकी वो आएगी मैथुन। तो मैथुन किस प्रकार से होगा समझो। इसमें देखो जून जुलाई के लिए, जून जुलाई है इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। जून और जो जुलाई का महीना है इसके लिए मैथुन के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। नर मैथुन के फलस्वरूप शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचा देता है। जब मैथुन करता है तो मैथुन करते समय जो नर जो होता है इसका रेशम कीट का नर मैथुन के फलस्वरूप जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु को मादा के शरीर में क्या है प्रवेश करा जाता है, शरीर में मादा के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब मैथुन होगा तो मैथुन के बाद क्या होगा? अंडरोपण होगा। जाहिर सी बात है अंडरोपण होगा। तो देखो निषेचन के पश्चात मादा जो कीट है वो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर एक साथ लगभग 300 अंडे देती है। देखो जो शहतूत की पत्ती होती है इसकी दो सतह होती हैं, एक ऊपरी और एक निचली। जो ऊपरी वाली सतह होती है वो चिकनी होगी, जो निचले वाली सतह होगी वो खुरदरी होगी। तो जो निचले वाली सतह है उस पर अंडे देता है। ठीक है, रेशम कीट जो है वो उसकी साइड पे अंडे देगा, यानी कह सकते हो उसकी निचली सतह पर। ठीक है, जब अंडे देगा तो एक साथ लगभग 300 अंडे देगा। कितने अंडे देगा? एक साथ लगभग 300 अंडे देगा। अब देखो अंडे तो दे दिए, अंडे के बाद क्या होगा? अंडे के बाद भैया अंडे से क्या निकलता है? अंडों से निकलेगा लार्वा। कैसे निकलेगा समझो। देखो उचित ताप मिलने पर कुछ घंटों के पश्चात अंडे से लार्वा निकल आता है। इसे इल्ली कहते हैं। लार्वा को क्या कहेंगे? लार्वा को इल्ली कहते हैं। यह लगभग 6 मीटर कैसा होता है? लंबा होता है। कितना? 6 मीटर लंबा होता है। इनका जो शरीर होता है वो 13 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में? यहाँ पे ध्यान रखना, 13 खंडों में बटा होता है। प्रथम खंड सिर कहलाता है। इसमें 3 बक्षीय खंड, 9 उदर खंड, 3 बार त्वचा पतन के फलस्वरूप लार्वा लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अब ये तो हो गई लार्वा की बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लार्वा के बाद क्या होगा। देखो ये लाइफ साइकिल में ये आपको डायग्राम चित्र में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपने देखा जीवन चक्र। अभी कोकून बचा है इसके बाद। ठीक है, स्टेप अगली स्टेप आएगी कोकून में बता दूंगा। देखो यहाँ पे रेशम कीट का जीवन चक्र है, ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। कहाँ पे? पेपर में। देखो ये है शहतूत है। ठीक है, शहतूत की ये वाली पत्ती है। ठीक है, पत्ती की निचले सतह पे क्या होगा? अंडे देंगे। अंडे लगभग एक साथ में कितने अंडे? लगभग 300 अंडे देती है। ठीक है, 300 अंडे। अंडे से क्या निकलेगा? अंडे से निकलेगा लार्वा। क्या है? निकलेगा लार्वा। और लार्वा से क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा आपका लार्वा से कोकून, कोकून में प्यूपा। ठीक है, और ये क्या है? ये वयस्क कीट, ये वयस्क जो है कीट पतंगा, यानी वयस्क पतंगा आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये तो था लाइफ साइकिल, यानी डायग्राम ये बनाना था। तो देखो अपने कहाँ पे पहुँच गए। अपनों ने अंडे को, सबसे पहले अपने लोगों ने मैथुन को समझा। ठीक है, मैथुन को समझने के बाद भाई अंडे वाली भी हो गई प्रोसेस, अंडे के बाद लार्वा वाली भी प्रोसेस हो गई। अब अपन लोग हेडिंग पे पहुंचेंगे कोकून में प्यूपा, यानी कोकून वाली स्टेप पे, स्टेप नंबर 4। तो देखो स्टेप नंबर ये 4 आ गई। स्टेप नंबर 4 कोकून क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। विश्राम अवस्था में लार्वा सिर पर स्थित रेशम ग्रंथियों से रेशम स्त्रावित होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मिस नहीं करना। विश्राम अवस्था में जो लार्वा है ये सिर पर स्थित रेशम ग्रंथियों से रेशम स्त्रावित करता है। लार्वा रेशम के धागे से बने कोकून में स्वयं को बंद कर लेता है। यानी जो लार्वा है वो रेशम के धागे से बने कोकून में स्वयं को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। एक कोकून पर लगभग 800 से 1000 मीटर रेशमी धागा होता है। यानी एक कोकून पर लगभग 800 से 1000 मीटर क्या होता है? रेशमी धागा होता है। अगली जो हेडिंग है आपकी वो है प्यूपा। ठीक है, तो प्यूपा के बारे में समझो। देखो प्यूपा के बारे में क्या समझना है। देखो कोकून जो था ना, कोकून में लार्वा से, एक सेकंड रुकिए, कोकून में लार्वा से क्या बना? प्यूपा बन जाता है। कायांतरण के फलस्वरूप कोकून से पूर्ण कीट बन जाता है। कोकून से क्या बन जाता है? पूर्ण कीट बन जाता है। पूर्ण कीट कोकून को तोड़कर मुक्त हो जाता है।
इससे वयस्क रेशम कीट बन जाता है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है लगभग कितने का 50 दिनों का हो जाता है। 50 दिनों में जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, दिन की संख्या भी याद रखना, 50 दिनों में पूरा हो जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को उबलते हुए पानी में, किसमें, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। इससे जो कीट होता है वो मर जाता है। कोकून से रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। इस कोकून से लगभग 800 से 1000 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। कितना, 800 से 1000 लंबा मीटर धागा प्राप्त होता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ठीक है, मधुमक्खी पालन करा दिया, रेशम कीट करा दिया और आपका दीमक करा दिया। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे 100% मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।